नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम मनुष्य के जीवन अवधि के बारे में ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में कुछ चीज़ों का अवलोकन करेंगे। हालांकि मृत्यु एक कठिन विषय है और जीवन और मृत्यु इन दोनों चीज़ों को ईश्वर ने अपने हाथ में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। आज हम सबसे पहला विषय जो ले रहे हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मृत्यु कहाँ होगी। दूसरा, मृत्यु का कारण क्या हो सकता है। तीसरा, आयु कितनी हो सकती है। यहाँ आयु के मामले में एक चीज़ आप लोगों को मैं पहले बता दूं, बालारिष्ट एक योग होता है जिसमें बचपन में ही बालकों की मृत्यु हो जाती है, संतानों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पर बालारिष्ट के योगों को नहीं शामिल किया गया है। उसके बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी दी जा चुकी है किसी दूसरे वीडियो में। बालारिष्ट में मुख्य रूप से चंद्रमा और बुध अगर किसी बालक की कुंडली में पीड़ित हैं तो जन्म काल में ही या जन्म के कुछ वर्षों के बाद ही बालक को मृत्यु का योग बन जाता है या ऐसा बालक स्वास्थ्य से बहुत पीड़ित रहता है। दूसरा होता है अल्पायु योग। अगर किसी की 32 साल से कम की आयु है तो उनके लिए अल्पायु योग लागू होता है। यहाँ पे जो हम आयु की चर्चा करेंगे, एक तो दशा महादशा से बताएंगे, वह योग पूर्ण आयु पे लागू होगा। यानी व्यक्ति अल्प आयु से ऊपर की जिंदगी जब जिए, यानी 32 साल के ऊपर के लोगों पे यह ग्रह दशा वाली मृत्यु का योग लागू होगा, जो विधि मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा एक और प्रकार है अष्टक वर्ग से बताऊंगा। एक दूसरा तरीका भी आयु और मृत्यु जानने का, उसको आप किसी भी कुंडली पे आप अप्लाई करके आजमा सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे जो आसान चीज़ है इसमें उस पे चर्चा करते हैं कि मृत्यु कहाँ होगी। घर में होगी, हॉस्पिटल में होगी या फिर कहीं चलते फिरते हुए मृत्यु हो जाएगी। जैसे कभी कभी लोगों की चोट चपेट दुर्घटना में मृत्यु हुई, गाड़ी वगैरह में हुई, एम्बुलेंस वगैरह में हुई, ना तो घर पे थे ना हॉस्पिटल थे, बीच वाली स्थिति में थे। तो ऐसे में इसको हम कैसे देखेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। लग्न कुंडली को आपको देखना होता है। किसी भी कुंडली में लग्न कुंडली में जो अष्टम भाव होता है यह मृत्यु का भाव होता है। 8वें भाव में कोई ना कोई राशि होती है। 1 से 12 नंबर की गिनती तक की कोई ना कोई राशियां होती हैं। अष्टम भाव में जो राशि है, अगर वह चर राशि है, अगर अष्टम भाव में चर राशि है तो व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल में होने की संभावनाएं होती हैं। व्यक्ति की मृत्यु घर से बाहर कहीं ट्रीटमेंट लेते हुए मृत्यु की संभावना होती है। वहीं अगर स्थिर राशि होती है तो व्यक्ति की मृत्यु अपने निवास स्थान पर, घर पर, पैतृक आवास पर मृत्यु की संभावनाएं होती हैं। वहीं अगर द्विस्वभाव की राशियां अष्टम भाव में होती हैं तो व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल और अपने निवास स्थान, इन दोनों से इतर कहीं होने की संभावनाएं होती हैं। यहाँ पे चर राशियों के बारे में मैं विवरण दे देता हूँ। अगर अष्टम भाव में आपके अष्टम भाव में ये अष्टम भाव जो है यहाँ पर 1 नंबर की गिनती लिखी होगी तो चर राशि होगी। यहीं पर अगर 4 नंबर की गिनती लिखी होगी तो चर राशि होगी, और यहीं पर अगर 7 नंबर की गिनती लिखी होगी तो चर राशि होगी, और अष्टम भाव में 10 नंबर लिखा होगा तो चर राशि होगा। वहीं अगर अष्टम भाव में 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर या 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो स्थिर राशि है। वहीं अगर 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती आपके अष्टम भाव में है तो द्विस्वभाव राशियां होती हैं। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मृत्यु कहाँ होगा।
इसमें और सटीकता लाने के लिए आप अष्टम भाव की राशि के साथ साथ अष्टमेश की राशि और शनि की राशि देख लीजिए। 3 चीज़ें आप प्रयोग करिए। अष्टम भाव में पड़ी हुई राशि, 8वें भाव के स्वामी की राशि और शनि की राशि, इन 3 चीज़ों में जो 2 बार रिपीट हो जाएगा वही आप ले सकते हैं। लेकिन यह विधि भी सही है, इसी तरीके से भी आप देख सकते हैं। अब दूसरा हम प्रयोग कर लेते हैं मृत्यु का कारण। उसके पहले मैं कुछ योग बताता हूं जिनमें मृत्यु दुखदाई भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में कोई दुर्योग बहुत प्रबल तरीके से बन गया है, जो लग्न कुंडली और चलित कुंडलियों दोनों में बना है, अगर कोई दुर्योग बन गया है कुंडली में तो उस दुर्योग के कारण मृत्यु हो सकती है। पहली चीज यह जानिए। जैसे किसी कुंडली में मंगल और राहु की युति बहुत खराब योग बना रही है, खराब भाव में है, तो मंगल राहु की युति से के कारण उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, जो दुर्घटनाएं हैं, उससे मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार से किसी कुंडली में चंद्रमा अत्यधिक पीड़ित हो, सूर्य पीड़ित हो, तो चंद्रमा के पीड़ित होने के नाते व्यक्ति मनोरोग से या चंद्रमा और सूर्य आत्महत्या, क्योंकि मन और आत्मा कमजोर होगा तो व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है। तो पहला चीज तो ये देखिए, अगर कोई दुर्योग बना है तो पहला कारण वही हो सकता है। सूर्य के साथ शनि बैठ गया तो दुर्योग बन गया, अंधक दोष हो गया। अब इस अंधक दोष में क्या है, व्यक्ति को ब्रेन से संबंधित और हार्ट से संबंधित, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। व्यक्ति की मृत्यु इनके कारण से हो सकती है। वहीं अगर चंद्रमा के साथ राहु या केतु में से कोई है तो बीपी कारण बन सकता है। पागलपन या अंतिम अवस्था में ऐसा व्यक्ति अपने होशो हवास खो दे, विक्षेपित हो जाए, उसके मृत्यु का कारण यह चीज बन सकती है। वहीं अगर गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है तो मोटापे के कारण, मेद वृद्धि के कारण, लीवर की खराबी के कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। वहीं अगर शनि के साथ राहु बैठा हुआ है तो ऐसे में मृत्यु का योग कोई असाध्य बीमारी, लंबी चलने वाली बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जिसका ट्रीटमेंट ना होता हो परमानेंटली, ऐसी कोई बीमारी मृत्यु का कारण बन सकती है। वहीं मंगल के साथ राहु है तो रक्त की खराबी, कैंसर, चोट चपेट आदि मृत्यु का कारण बन सकती है। फिलहाल इन सब के इतर एक दूसरी विधि पर चलते हैं और उससे मैं आपको मृत्यु का कारण जानने का तरीका बताता हूं कि किस कारण से मृत्यु हो सकती है। अगर कुंडली के अष्टम भाव में क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं और क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो व्यक्ति की मृत्यु थोड़ा दुखदाई होती है। 8वां जो भाव है कुंडली का, इसमें क्रूर ग्रह बैठा हो और क्रूर ग्रह की दृष्टि भी हो, यानी शुभ प्रभाव कम हो, तो मृत्यु का तरीका थोड़ा अलग ही हो जाता है। विशेष रूप से अगर मंगल, केतु, सूर्य जो अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इनका अधिक प्रभाव हो तो मृत्यु ज़्यादा कष्टपूर्ण हो जाती है। शनि के साथ भी वही स्थिति है, राहु के साथ भी वही स्थिति है, लेकिन अष्टम में शनि राहु के होने से मृत्यु पूर्व व्यक्ति बेहोशी की हालत में रहे, मृत्यु के पूर्व व्यक्ति अपने होशो हवास में ना रहे, इस बात की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर यही अष्टम भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा, शुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक होगा तो व्यक्ति की मृत्यु शांतिपूर्ण तरीके से स्वाभाविक रूप से होने की संभावना बढ़ जाती है। अब किसी की कुंडली में मंगल राहु यहाँ पर हो, मंगल सूर्य हो, शनि सूर्य हो, अष्टम भाव में अगर कोई दुर्योग बन रहा है तो मृत्यु ज़्यादा दुखदाई हो सकती है। 12वें भाव में कोई दुर्योग बन रहा है तो मृत्यु ज़्यादा दुखपूर्ण हो सकती है। सप्तम भाव और द्वितीय भाव में कोई क्रूर योग बन रहा है तो मृत्यु ज़्यादा दुखदाई होगा। पॉइंट नोट करिए, बहुत वैलिड पॉइंट है। जो हमारी कुंडली के मारक भाव हैं, द्वितीय भाव, सप्तम, अष्टम, द्वादश, अगर इनमें कोई क्रूर योग बना हुआ है तो मृत्यु ज़्यादा कष्टपूर्ण तरीके से प्राप्त होती है। अब आ जाते हैं, अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है या कोई ग्रह नहीं बैठा है तो अष्टम भाव का जो स्वामी है उसके अनुसार मैं आपको बता देता हूं कि मृत्यु का कारण क्या बन सकता है। अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य महाराज बैठे हों तो व्यक्ति की मृत्यु, सूर्य महाराज बैठे हों या सूर्य की राशि हो, यानी अष्टम भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी हो, तो हृदय, आँख, हड्डियों के कारण से,
पित्त विकार, सिर और तपेदिक जिसे टाइफाइड वगैरह कहते हैं, इन कारणों से मृत्यु होने की संभावना होती है। अगर सूर्य अष्टम भाव में बैठा है, अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा है या अष्टम भाव में सूर्य की राशि है तो इन बीमारियों से मृत्यु का योग बनता है। अगर अष्टम भाव में चंद्रमा हो, चंद्रमा की राशि हो या चंद्रमा देख रहा हो तो जलोदर, फेफड़ा, खांसी, टीबी, मनोरोग, मानसिक विकार, पागलपन, सनक, किडनी या हृदय की जो वाल होती हैं, सूर्य में पूरा हृदय है और चंद्रमा में हृदय के वाल हैं, उनकी खराबी के कारण से मृत्यु का योग बनता है। अष्टम भाव में मंगल हो या मंगल की राशि हो या मंगल की दृष्टि हो तो चोट चपेट, आग, बिजली, रक्त, खून से जुड़ी हुई बीमारियां, कैंसर, गर्मी से जुड़ी हुई बीमारियां, शस्त्र आदि के चोट से मृत्यु होने का खतरा रहता है। अगर अष्टम भाव में बुध बैठा हो या बुध की राशि हो या बुध की दृष्टि हो तो चर्म रोग आपको परेशानी दे देगा, बुखार हो जाएगा, नर्व सिस्टम जो है हमारा, या फिर पागलपन के कारण से मृत्यु हो सकती है। अष्टम भाव में गुरु हो, गुरु की राशि हो या दृष्टि हो तो कफ, असाध्य रोग, लीवर, मोटापा या शुगर आदि के कारण से मृत्यु का योग बनेगा। अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो या शुक्र की राशि हो, दृष्टि हो तो पेशाब, यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम, प्यास से होने वाले उत्पन्न रोग, कमजोरी, शारीरिक कमजोरी जिसे दुर्बलता बोलते हैं, शुगर या प्रोस्टेट के कारण से प्रोस्टेट का बढ़ना घटना, प्रोस्टेट कैंसर होने आदि से मृत्यु होने की संभावनाएं बनती हैं। अष्टम भाव में शनि हो, शनि की राशि हो या शनि की दृष्टि हो, भूख, उल्टी, सूखा रोग, विष, चाहे वो फूड पॉइजनिंग हो, कुछ खा लिया अंदर जाके पॉइजन बन गया या अलग से पॉइजन हो जाए, कोई दवा रिएक्शन कर जाए, अपंगता और कैंसर आदि के कारण से मृत्यु की संभावना होती है। राहु अष्टम भाव में हो तो मूर्छा, बेहोशी के कारण से, विष, संक्रमण और सड़न आदि के कारण से या किसी विषैले जीव जंतु आदि के कारण से, शरीर में जहर फैलने के कारण से मृत्यु का योग बनता है। वहीं केतु अष्टम भाव में हो या अष्टम भाव को देख रहा हो तो चीड़-फाड़, सड़न, गलन, दुर्घटना, फोड़ा फुंसी आदि के कारण से मृत्यु का योग बन सकता है। अभी जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जन्म कुंडली में बालारिष्ट के द्वारा होने वाले मृत्यु और अल्पायु मृत्यु को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। अब इसके बाद जिनकी कुंडली में अल्पायु योग नहीं है, जिनकी आयु 32 वर्ष के ऊपर है, वो यहाँ से 32 का मतलब एग्जैक्ट 32 नहीं, साल 2 साल आगे पीछे भी हो सकता है, यानी कि 32 साल के ऊपर के जातक इस प्रकार से अपनी मृत्यु की गणना या किसी के कुंडली में देख के कर सकते हैं। अगर कुंडली में कोई दुर्योग बना है, कहाँ बना है? द्वितीय भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, तो वह दुर्योग जिस समय दशा महादशा देख करके आप जान लीजिए किस समय वह दुर्योग एक्टिवेट हो रहा है। जिस समय वह एक्टिवेट होगा उस ग्रह की उस दशा अवधि में मृत्यु हो सकती है। दूसरा तरीका यह है कि आपको किसी भी कुंडली में मारक ग्रहों का निर्धारण करना होगा। किसी भी जन्म कुंडली में मारक ग्रह कौन से होते हैं? 2 प्रबल मारक हमें निर्धारित करना है। द्वितीय भाव, तृतीय भाव, षष्ठम भाव, सप्तम, अष्टम, एकादश और द्वादश, इन भावों में से जो ग्रह 2 भावों के स्वामी होंगे वो प्रबल मारक होंगे। जैसे ये तो सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली है, इनकी कुंडली में अल्पायु योग था, इसलिए यह उदाहरण इस कुंडली के लिए नहीं है, बस समझाने के लिए है। सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली में अल्पायु योग था, लगन में चर राशि है, अष्टम में स्थिर राशि है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है अल्पायु योग बना। चंद्रमा द्वितीय भाव में देखिए मारक भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा के ऊपर किसकी दृष्टि है? शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। इस कुंडली में गुरु नीच राशि में था जिसको मॉरल बल नहीं मिल पाया है। इसके साथ साथ चंद्रमा पे मंगल की भी दृष्टि है, चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह नहीं है, आगे कोई ग्रह नहीं है, पीछे कोई ग्रह नहीं है। राहु और केतु सूर्य को छोड़ देते हैं, तो चंद्रमा अकेला है, साथ में कोई नहीं है। राहु होगा अगर पीछे तो और ही बुरा है। तो यहाँ पे केमद्रुम दोष भी बना हुआ है।
केमद्रुम दोष भंग करने की स्थिति यहाँ पे लागू लोग करेंगे, लेकिन चंद्रमा से जब सप्तम में शनि है यानी शनि की दृष्टि है तो ये चंद्रमा और पीड़ित हो गया, मन इनका बहुत ही पीड़ित हो गया। तो मन पीड़ित हो गया, मानसिक रोग का सामना इन्होंने किया होगा, मेंटली खूब परेशान हुए और अंत में इन्होंने जो सुसाइड वगैरह किया वो इसी का परिणाम रहा। विचारों में बिल्कुल इनके अस्थिरता बनी रही। बृहस्पति जो कुंडली में बल देता है, सबसे अधिक बल देता है, केंद्र में बैठ करके कुंडली के अशुभ योगों को कम करता है, वह स्वयं भी नीच राशि में बैठा हुआ था। यह भी परेशानी का एक कारण रहा है। जिस राशि में बैठा है गुरु, उसका स्वामी भी अष्टम भाव में जा करके बैठा हुआ है। और भी बहुत से कारण हैं, अभी हम लास्ट में उसको इसी कुंडली के उदाहरण से समझेंगे, लेकिन पहले इसी के उदाहरण से मैं आप ऐसे लोगों की आयु निकालना बता रहा हूँ जो पूर्ण आयु का भोग कर सकते हैं, जिनकी कुंडली में आयु अच्छी खासी आएगी कि हाँ वो बूढ़े होके मरेंगे। बूढ़े होके मरने का योग या फिर कब आयु खत्म होगी, उसके लिए द्वितीय, तृतीय, खष्टम, सप्तम, अष्टम, एकादश, द्वादश में से दो राशियों, दो भावों का जो स्वामी है उस ग्रह को निकाल लीजिए। इस कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव, जो भाव मैंने बोले उनमें से दो भावों का स्वामी कौन है, एक शुक्र है और एक कौन है, बुध है, तृतीय और खष्टम भाव का। ऐसे आपको हर लगन में दो ग्रह ऐसे मिलेंगे जो इन भावों में से दो भावों के स्वामी बनेंगे। यही दोनों ग्रह क्या होते हैं, प्रबल मारक होते हैं। अब अगर किसी की कुंडली में पूर्ण आयु है, अच्छी आयु जीने का योग है, तभी यह सूत्र लगाना है। अब इसमें जो दो हमें मारक ग्रह मिले, एक क्या मिला शुक्र, एक क्या मिला बुध मिला। अब हमें यह देखना होगा कि इनकी कुंडली में शुक्र में बुध की अंतर्दशा या बुध में शुक्र की अंतर्दशा कब आएगी। जैसे किसी 45 साल के आयु वाले व्यक्ति ने पूछा तो आप इसी प्रकार से मारक का निर्धारण कर लीजिए पहले, फिर उसकी देखिए 7.5 कब आएगी व्यक्ति की जो 7.5 पड़ेगी आगे, उस 7.5 के दौरान अगर बुध में शुक्र की अंतर्दशा हो या शुक्र में बुध की अंतर्दशा हो, साथ में गोचर में 7.5 या शनि की ढैया मिल जाएगी, तो उस समय में मृत्यु का योग बनेगा। अब चलते हैं दूसरे विषय पर। यह एक सिर्फ तरीका था, दूसरी विधि से आपको ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। कोई भी व्यक्ति अच्छी आयु संसार में जी करके जाएगा कि उसकी आयु बहुत अच्छी नहीं रहेगी, या कोई भी व्यक्ति इस संसार में एक शांतिपूर्ण जीवन जी के जाएगा कि बड़ा खटखटबाजी वाला जीवन जी के जाएगा। इसको जानने का बहुत ही अच्छा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कुंडली में आयु का भाव कौन सा है। लग्न कुंडली का जो पहला घर है, प्रथम भाव, वह स्वयं व्यक्ति होता है, यानी पहला घर सबसे महत्वपूर्ण है और पहला घर व्यक्ति स्वयं है। इससे व्यक्ति की आयु देखी जाती है। पहले घर से आयु देखेंगे और तीसरे भाव से आयु का विचार होता है और अष्टम भाव से आयु का विचार होता है। सबकी कुंडली में प्रथम, थर्ड और ईयर्थ, फर्स्ट पहला घर, तीसरा और 8वां घर ये आयु का है। आयु का व्यय भाव कौन सा होता है, बारहवां। तो यानी इन्हीं तीनों भावों से जो बारहवां भाव होगा वह मारक भाव होगा या व्यय, आयु का व्यय भाव होगा। ये तीन भाव आयु के, तो लगन से बारहवां भाव बारहवां घर है, यानी ये हो गया मारक में, हम इसे रख लेंगे। तीसरे से बारहवां होता है दूसरा घर कुंडली का, ये मारक में है, और अष्टम से बारहवां होता है सप्तम भाव, ये हो गया मारक। यानी लग्न तीसरे और 8वें से आयु देखेंगे, दूसरे 7वें और 12वें से मारक देखेंगे। इन्हीं ग्रहों को मार्केस भी बोलते हैं। और इन जनरल अगर किसी की कुंडली में दूसरे भाव, 7वें भाव और 12वें भाव के स्वामी की महादशा हो और इन्हीं में से किसी एक की अंतर्दशा हो, तो उसमें शारीरिक कष्ट हो जाता है व्यक्ति को। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में द्वितीयेश की महादशा है, अब उसमें सप्तमेश की अंतर्दशा या 12वें भाव की अंतर्दशा आएगी, तो शारीरिक कष्ट
दे सकता है, देगा। अब आपको कंपैरिजन करना होगा कि ये आयु के 3 भाव बलवान है कि मारक के 3 भाव बलवान है। और डेफिनेटली आप जानते हैं कि अगर आयु के भाव बलवान होंगे तो आयु अधिक होगी, और अगर मारक के भाव बलवान होंगे तो मारक यानी आयु कम होगी। मैं मान लेता हूं कि यह वृश्चिक लगन की कुंडली है। अगर यहाँ 8 होगा, वृश्चिक लगन की कुंडली होगी, तो यहाँ 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। लग्न का स्वामी यहाँ पर कौन सा ग्रह है? मंगल है। 8 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है? मंगल है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख लीजिए तृतीय भाव का स्वामी कौन है? तृतीय का स्वामी 10 नंबर की गिनती है, 10 का स्वामी कौन सा ग्रह है? शनि है। इसी प्रकार से अष्टम भाव में 3 नंबर की गिनती है, 3 का स्वामी कौन सा ग्रह है? बुध है। यानी आयु के लिए ये 3 ग्रह जिम्मेदार हैं। और इसी प्रकार से मारक के लिए देखिए कौन से कितने ग्रह जिम्मेदार हैं। द्वितीय भाव में 9 नंबर की गिनती है, 9 का स्वामी देखिए गुरु है। इसी प्रकार से सप्तम भाव में 2 नंबर की गिनती है, 2 का स्वामी शुक्र है। 12 भाव में 7 नंबर है, 7 का भी स्वामी शुक्र है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि आयु वाले ग्रह मंगल, शनि, बुध हैं और मारक ग्रह गुरु, शुक्र और शुक्र है। अब इनके बल को देखना होगा। मैं इन जनरल आपको बताता हूं। देखिए, अगर कोई जैसे लग्न का, तृतीय का और अष्टम का स्वामी अगर खराब भाव में पड़ जाए, जैसे लगन का स्वामी खष्टम में पड़ गया, तृतीय का स्वामी खष्टम में, बराह में पड़ गया, अष्टम का स्वामी अष्टम में होगा तो अच्छा होगा। अगर कोई ग्रह, यहाँ देखिए स्वराशि लिखा गया है, अगर कहीं यहाँ जैसे 3 नंबर की गिनती लिखी है, अगर 3 नंबर में ही बुध बैठा होगा तो स्वराशि का हो जाएगा। स्वराशि का ग्रह बलवान होता है। जो भी ग्रह आपके निकल के आए हैं यहाँ पर, अगर वे स्वराशि वाली गिनती में होंगे तो बलवान हैं, उच्च वाली गिनती में होंगे तो बलवान हैं, मित्र वाली गिनतियों में होंगे तो भी बलवान हैं। अगर वे ग्रह नीच वाली गिनती में हो या शत्रु वाली गिनती में हो तो कमजोर है। मूल रूप से कहने का मतलब है लगन, तृतीय और अष्टम भाव के स्वामियों का बल देखना है, और द्वितीय, सप्तम, द्वादश मारक भाव के स्वामियों का बल देखना है। अगर लगन, तृतीय और अष्टम भाव के स्वामियों का बल अधिक होगा तो आयु अच्छी रहेगी, आप अच्छी आयु एंजॉय करेंगे। और अगर द्वितीय, सप्तम, द्वादश भाव के स्वामियों का बल अधिक होगा तो आपकी आयु हीन हो सकती है। इसके अलावा अभी स्किप ना करिएगा, वीडियो पूरा देखिए। अभी ये दूसरा सूत्र अष्टक वर्ग, ये सूत्र थोड़ा सा जटिल है क्योंकि आपको मिलान करना है। अगर जिनको ज्योतिष आती है वो तो तड़ातड़ जान लेंगे, जिनको नहीं आ रही है अभी उनको अष्टक वर्ग से एकदम से साफ समझ में आ जाएगा। अष्टक वर्ग पे चलने के पहले मैं एक उदाहरण कुंडली ले लेता हूं और इसके बारे में आपको समझा देता हूं। मैं टैबलेट सामने अब आपके रखता हूं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ये है एक लग्न कुंडली। यहाँ पे देखिए 9 नंबर की गिनती है, स्वामी बृहस्पति है, लग्नेश बृहस्पति 12वें भाव में है। 12वें भाव में होने से कमजोर है, लेकिन मित्र के घर का है और वक्री है, और डिग्री वाइज देखेंगे तो 13 डिग्री का है। तो यहाँ पे लग्नेश को कुल मिला करके जो लग्न है, मैं यहीं पर लिखता हूँ, शायद अब यहाँ पे आपको मंदा दिख रहा होगा, लग्न जो है वह बलवान है। तृतीय भाव का स्वामी शनि है। शनि कहाँ बैठा है? उच्च का होके बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? एकादश भाव में, अच्छे भाव में है, लेकिन उच्च का होकर के वक्री है। तो जो तृतीय भाव का स्वामी हुआ, उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो नीच समान फल देता है, तो यह कमजोर स्थिति में आ गया है। अष्टम भाव में यहाँ देखेंगे आप 4 नंबर की गिनती है, 4 का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? 3 नंबर की गिनती पर 22 डिग्री का है। डिग्री तो इसकी यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रमा की डिग्री ठीक ठाक है, चंद्रमा की डिग्री 22 है। अब ये चंद्रमा बली कब होता है? जब वह शुक्ल पक्ष का हो। तो सूर्य के आगे है तो इसलिए पक्ष बली है, लेकिन अधिक बली नहीं है। राहु के साथ ग्रहण दोष में है,
राहु 3 डिग्री का है, चंद्रमा 22 का है। डिग्री में काफी अंतर है, इसलिए ग्रहण दोष का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, बुध के घर में अच्छा फील नहीं करता है, शत्रु राशि में माना जाता है। तो शत्रु राशि में है, राहु के साथ है, शत्रु के साथ है, तो यहाँ पर अष्टम का जो स्वामी चंद्रमा हुआ उसे हम मध्यम बोल सकते हैं, ना बलवान है ना कमजोर है। चूंकि शुक्ल पक्ष का है, डिग्री वाइज ठीक है, इसलिए हम मध्यम ले लेते हैं। मार्केश में द्वितीय भाव का स्वामी वही शनि होगा। अगर तृतीय भाव का स्वामी होके कमजोर है तो द्वितीय भाव का भी स्वामी होकर के कमजोर होगा। द्वितीय भाव का स्वामी शनि उच्च का होके वक्री हो गया, यानी कमजोर हो गया। इसी प्रकार से अगले में आपको देखना है, सप्तम भाव का स्वामी बुध है। 3 नंबर की गिनती मतलब बुध होता है। और सप्तम का स्वामी देखिए बुध यहाँ पर अस्त है। एक चीज याद रखिएगा, अस्त ग्रह हमेशा कमजोर होता है, यानी सप्तम का स्वामी कमजोर हो गया, सप्तम कमजोर हो गया। और इसी प्रकार से आपको द्वादश देखना है। द्वादश का स्वामी कौन है? 12वें भाव का स्वामी 8 नंबर मतलब मंगल। कहाँ बैठा? एक तो छठे में बैठा, अस्त है, सूर्य के साथ बैठ के अस्त है। तो यहाँ पे द्वादश का भी स्वामी अस्त है। अस्त मतलब बिना कुछ सोचे समझे कमजोर माना जाएगा। तो आप देखिए जो मारक भाव है ये तीनों तरीके से कमजोर आ रहा है। और जो आयु के भाव है उसमें मिश्रित फल है, कहीं बलवान है, कहीं मध्यम है, एक जगह कमजोर है, लेकिन ये तीनों जगह से कमजोर आ रहा है। तो इसलिए यह व्यक्ति अच्छी आयु एंजॉय करेगा, अच्छी खासी जिंदगी जी करके जाएगा। अब हम चलेंगे अष्टक वर्ग पर। आयु के भाव पहला भाव है, तीसरा है और अष्टम भाव है। इन तीनों भावों में देखिए कुछ गिनतियां, बड़े नंबर की गिनतियां हैं। ये तो कुंडली धनु लगन की थी, तो ये धनु लगन है। यहाँ 9 नंबर, तो ये मकर राशि, कुंभ राशि। इसके ऊपर जो बड़ी गिनतियां लिखी हैं ये बताती हैं कि कुंडली में किस ग्रह ने किस भाव को कितना बल दिया है। जैसे यहाँ 28 है, तो यानी सभी 7 ग्रहों ने और लगन ने मिला करके इसको 28 पॉइंट दिए हैं, इसको 25 पॉइंट, इसको 35। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है लग्न, और कैलकुलेट करना है तृतीय, और क्या कैलकुलेट करना है? अष्टम। ये आयु के लिए इनमें देखना है कि आपको कितने पॉइंट्स बने हुए हैं। लगन में यहाँ देखिए कितना है? 28 है। और थर्ड में कितना है? 35 है। और अष्टम में कितना है? 22 है। इनका टोटल योग करना है। और इसी प्रकार से फिर मारक भाव कौन से थे? द्वितीय, सप्तम और द्वादश। द्वितीय, फिर सप्तम, फिर द्वादश। इसमें कितनी रेखाएं हैं इसको भी काउंट करना। द्वितीय में क्या है? 25, ये दूसरी विधि में बता रहा हूँ। और यहाँ सप्तम में क्या है? 26। और 12th में क्या है? 24। अब इनको काउंट करिए कि दोनों में से किसकी संख्या ज़्यादा है। जो मैंने पहली विधि बताई, अगर उस विधि से और इस विधि से दोनों से सेम आए तो आप ज़्यादा श्योर होकर के बता सकते हैं। यहाँ 28, 35 और 22 है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। आप ही के सामने हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें लेना है 28, 35, 22। 28 + 35 + 22 कुल मिला करके जो आयु के लिए रेखाएं बनी है वो 85 बनी है। और मारक रेखाओं को जोड़ लेना है। मारक की रेखाओं को जोड़ते हैं। पहला है 25 + 26 + 24 कुल मिला करके आया है 75। तो अष्टक वर्ग से भी आप देख रहे हैं कि जो आयु वाले भाव हैं उसमें अधिक रेखाएं हैं और जो मारक वाला भाव है उसमें कम रेखाएं हैं। और जो पहली विधि से भी हम निकाले थे उसमें आयु वाला भाव बलवान था। एट ऑल यह व्यक्ति अच्छी लाइफ एंजॉय करके संसार को विदा कहेगा।